Hello everyone and welcome to this video. In this video we will discuss the concept of humanitarian intervention जिसको हम कहते हैं मानवीय हस्तक्षेप. Humanitarian intervention poses a hard test for international society. Humanitarian intervention या मानवीय हस्तक्षेप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है. कारण क्या है उस प्रश्न का? Because the international society is built on the principle of sovereignty, non-intervention and non-use of force. क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो कुछ प्रिंसिपल्स के तहत हुई थी, कुछ सिद्धांत थे उसके, जिसमें कि मुख्यतः क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैसिव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए थे, लोगों के मानवाधिकार के हनन हुआ था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी ताकि लोगों के मानवाधिकार को सुरक्षित किया जा सके. उसके साथ ही साथ द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी वाज वेरी इम्पॉर्टेंट. जो संप्रभुता का जो सिद्धांत था उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि उसमें इस बात को ध्यान रखा गया कि जो इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है उसको रोकना है. जो भी इस तरह के जो हस्तक्षेप हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए. तो क्या क्या उसके कारण हो सकते थे, उन सभी कारणों को रोकने की कोशिश की गई, उन सभी कारणों को एक समाधान दिया गया ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो सके और जो मैसिव हॉलोकॉस्ट हुआ है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है, उसको रोका जा सके. ये सारे जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो इंक्लूडेड हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन को ध्यान में रख करके बनाए गए थे. और ये उम्मीद से बनाए गए थे कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी संप्रभु राज्य हैं, वो अपने लोगों के, जो उनकी जनता है, उनके लिए वो एक गार्जियन के जैसे काम करेंगे. दे वेर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज गार्जियंस ऑफ देयर सिटीजन सिक्योरिटी. लेकिन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इसकी बात जो है वो कहाँ से आती है? इसकी बात जो है वो इस बना पे आती है कि what happens if state behave as criminals towards their own people. जो राज्य अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनको ये हक दिया गया है, उनको प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी दिया गया है कि वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, अगर वही लोग अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको क्या करना चाहिए? तो जो प्रथम जो उनका जो सिद्धांत था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था पूरे यूएन का, आप चार्टर देख लीजिए या फिर जो भी उसके बाद इंटरनेशनल लॉज बनाए गए, उसमें नॉन इंटरवेंशन वाज कॉमनली अंडरस्टूड एज नॉर्म इन द इंटरनेशनल सोसाइटी. बट शुड मिलिट्री इंटरवेंशन बी परमिसिबल व्हेन गवर्नमेंट मैसिवली वायलेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब गवर्नमेंट, जब जो राज्य है जो कि अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो जिम्मेदार है अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जब वो खुद अपने लोगों को जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके उसको वायलेट करना शुरू कर दे, उसका हनन करना शुरू कर दे, तो क्या मिलिट्री इंटरवेंशन को परमिट किया जा सकता है? क्या कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा देश, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो क्या उस समय वो वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें, तो इट फॉरबिड्स द यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड कलेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शन ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यहाँ पे जो ये कलेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शन की जो बात की जा रही है, वो है यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की. कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको क्लास में भी बताया जा चुका है कि ये क्या है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. इसमें जो पूरी जो एक संगठन जो बनाई गई है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, उसके जितने भी सदस्य हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं हर किसी सदस्य के सुरक्षा के लिए. तो ये जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फोर्स को तो वो फॉरबिड करता है, वो फोर्स को के यूज़ को जो है रोकता है, लेकिन वो वहाँ पे एक्सेप्शन देता है. एक्सेप्शन क्या है?
पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड कलेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शन, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ऑथराइज्ड है। Armed humanitarian intervention was not a legitimate practice during the Cold War because state placed more value on sovereignty and order than on the enforcement of human rights. जो पूरा हमारा कोल्ड वॉर है वो जो है आपको पता है कि इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पोल्स, और जब ये पूरा वर्ल्ड जो डिवाइडेड था उस समय में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को जो है वो एक लेजिटिमेट प्रैक्टिस नहीं माना जाता था, क्योंकि अगर किसी भी एक देश को, अगर कोई छोटा देश है और उसको इस तरह की दिक्कत होती है तो उसके हेल्प के लिए या तो यूएसए या यूएसएसआर वो हमेशा तैयार रहते थे। अगर आप कोल्ड वॉर के टाइम में देखें तो क्यूबन क्राइसिस, कोरियन क्राइसिस, वियतनाम में जो युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं कि अगर कोई एक सुपर पावर इंटरवीन करता था कहीं पे तो दूसरा सुपर पावर उसको आंसर देने के लिए वहाँ पे आ जाता था। तो ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो पूरा कंसेप्ट था, इट इट टुक अ बैक सीट। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ की थी, वहाँ पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की थी। तो इसलिए हम कोल्ड वॉर के फेज में देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वाज नॉट अ वेरी लेजिटिमेट प्रैक्टिस। लेकिन there was a significant shift of attitude during the 1990s, especially among liberal democratic states, which led the way in pressing new humanitarian claims within the international society. With the end of the Cold War, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है, या अगर हम देखें जो पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो है, वहाँ पे एक बदलाव आया। बदलाव किस तरह से आया, क्योंकि यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसका विघटन हो गया था, और एकमात्र सुपर पावर जो बचा था वो यूएसए बचा था, जो जिसका कि प्रिंसिपल क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतांत्रिक। वो जो पूरा जो देश था वो उदारवादी लोकतांत्रिक देश था। और ये जो प्रिंसिपल था लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन गया था। यहाँ पे जो है, क्योंकि सुपर पावर एक बचा था, वहाँ पे कोई भी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स नहीं थी, तो वहाँ पे ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है, ये वहाँ पे फोर फ्रंट में आना धीरे धीरे शुरू हुआ 1990s का जो दौर था उस समय में। क्योंकि यूएसए ने जो है वो क्या कहा था कि कहीं पे भी अगर उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ का जो लोकतंत्र है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, अगर उसको थ्रेट है, अगर उसको किसी चीज़ का जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, या फिर लोकतंत्र को अगर खतरा किसी भी चीज़ से अगर महसूस होगा, तो यूएसए जो है वो वहाँ पे जो है वो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल में था, और वो वहाँ पे जाकर के लोकतंत्र को जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये सुरक्षा वो कैसे प्रदान करेगा, जब वो वहाँ पे जो है इंटरवेंशन करेगा, और इस इंटरवेंशन का उसने नाम दिया ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। जो 1990s के बाद का जो दौर हुआ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी आनंद, उन्होंने भी ये चीज़ को फील किया, और उन्होंने उसका एक्सटेंट, वो किस हद तक जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है, उन्होंने उस चीज़ को भी फील किया, और उन्होंने अपनी एक जनरल असेंबली में स्पीच दी सितंबर 1999 में, जिसमें कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट देयर वाज अ डेवलपिंग इंटरनेशनल नॉर्म to forcibly protect civilians who were at risk from genocide and mass killing। यहाँ पे जो है जेनोसाइड और मास किलिंग की बात आती है, जो कि ये दिखाता है कि अगर कहीं पे जो है नरसंहार हो रहा है, तो वहाँ पे जो है यूएसए इंटरवीन कर रहा है, या फिर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन वहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, और वहाँ जो बड़े पैमाने पे जो हत्या हो रहा है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जेनोसाइड और मास किलिंग, ये नरसंहार और बड़े पैमाने पे जो भी नरसंहार हो रहे हैं, वो जो है एक तरीके से पूरे जो वर्ल्ड के सामने जो एग्जाम्पल्स जो गए, वो उस चीज़ को धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चन ले आने लगे। चाहे हम जो है वो जितना भी यूएसए का जितना भी इंटरवेंशन 1990 के बाद से हुआ है, वो जो है कंट्रोवर्शियल रहा। वो कहीं पे भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ कि यूएसए ने वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन राइट्स को जो है बचाने के लिए, या फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वहाँ पे इंटरवीन किया है। उसके सारे इंटरवेंशन जो है वो जो है अंडर स्क्रूटनी हुए, अंडर क्वेश्चन जब किए गए, तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के पूरे प्रिंसिपल को ही क्वेश्चन किया गया। ये जो इंटरवेंशन का जो दौर शुरू हुआ, इससे जो स्टेट्स इन द ग्लोबल साउथ स्पेशली कंटिन्यू टू वरी दैट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वर डिजाइंड टू लेजिटिमेट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन द अफेयर्स ऑफ द वीक। जितने भी ग्लोबल साउथ के या जितने डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज थे,
एंड स्पेशली जो कंट्रीज़ जो है वो गल्फ़ रीजन के थे, वहाँ से जो है ये बात आनी शुरू हुई कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ जो है वो वीक कंट्रीज़ के जो भी इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसमें जो है वो जानबूझ करके एक तरीके से वो हस्तक्षेप है, और ये हस्तक्षेप जो है वो कहीं से भी मानवीय नहीं है। At the same time, a group of liberal democratic states and non-governmental organizations attempted to build a consensus around the principle of responsibility to protect. और ये जिस तरह से इंटरवेंशन का जो दौर है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो दौर है वो बढ़ते चला गया, उसके बाद से एक नया कंसेप्ट आया और उस कंसेप्ट को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा की जिम्मेदारी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इट वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द फॉर्मल डिक्लेरेशन एट द 2005 यूएन वर्ल्ड समिट। 2005 में यूएन का वर्ल्ड समिट हुआ और वहाँ पे इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया। It insists that states have primary responsibility for protecting their own citizens. However, if they are unwilling or unable to do so, the responsibility to end atrocities and mass killing is transferred to the wider international community. इसमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। अपन जो जनता है उसकी प्रोटेक्शन जो है उस वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले स्टेट्स की है। लेकिन अगर वो जो है अनविलिंग है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर प्रोटेक्ट कर पाने के समर्थ नहीं है वो, इफ़ दे आर अनेबल टू डू सो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड एट्रोसिटीज एंड मास किलिंग इज ट्रांसफर टू द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जो जेनोसाइड और जो मास किलिंग हो रहा है, जो भी एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, उसको रोकने का काम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। यहाँ पे ये भी बात कहता है, इट एडवोकेट्स एंड आर्ग्यू दैट इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कंसेंसस अराउंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन while making it harder for states to abuse humanitarian justification। इसमें ये भी कहा जाता है, ये भी ये मानते हैं कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन होगा वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस होगा, सहमति के साथ होगा। वो जितने भी जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, उन सभी के सहमति के साथ जो है कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लिया जाएगा। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उसके थ्री मेन पिलर्स हैं, उसके तीन प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे वो काम करता है। पहली चीज़ वो क्या कहता है, दैट एवरी स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम फोर मास एट्रोसिटी क्राइम्स। अब ये जो चार क्राइम्स हैं, जो चार तरीके के अत्याचार हैं, वो क्या है? जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एथनिक क्लेंजिंग, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, और अगर किसी एक संजाति का ही अगर पूरा सफाया करने की कोशिश हो तो उसको भी ये जो है क्राइम मानते हैं। तो ये चार तरीके के जो क्राइम्स हैं, इसके बेसिस पे जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के अंतर्गत यूएन में जो है वो रिजोल्यूशन पास कर सकता है, और फिर यूएन के जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, फिर वो कंसेंसस के साथ वो डिसीजन लेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से हमें इंटरवीन करना है। दूसरा जो उनका पिलर है वो क्या है, द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकरेज एंड असिस्ट इंडिविजुअल स्टेट्स इन मीटिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला जो इनको स्टेप लेना है, वो सीधे ये नहीं ले लेना है कि वो जो है डायरेक्ट वहाँ पे जो है इंटरवीन कर दें, मिलिट्री फोर्स को वहाँ पे भेज दें। उनको पहले क्या कोशिश करनी है कि जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की एट्रोसिटीज़, इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे पहले उस स्टेट को असिस्ट करें। अगर वो अनेबल है, अगर वहाँ के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने में, तो उसको असिस्ट करें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है, जो उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हर एक स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जनता के जो भी उनके मानव अधिकार हैं उसको वो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो जब वो नहीं कर पा रहा है तो उसको असिस्टेंस दिया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, ताकि वो अपनी इस जिम्मेदारी को जो है वो निभा सके। तीसरा जो पिलर है वो ये है कि इफ़ अ स्टेट इज मैनिफेस्टली फेलिंग टू प्रोटेक्ट इट पॉपुलेशन, द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक अप्रोप्रिएट कलेक्टिव एक्शन in a timely and decisive manner in accordance with the UN Charter। अगर स्टेट जो है वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है असिस्टेंस के बावजूद भी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है,
उसको जो है ये एकदम अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि समय आने पे वो एप्रोप्रिएट कलेक्टिव एक्शन जो है वो ले सके, और वो भी टाइमली एंड डिसीज़िव मैनर में ले, और यूएन का जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग ले। अपने मर्ज़ी से नहीं, बल्कि यूएन के चार्टर को फॉलो करते हुए वो जो है, जो भी एक्शन लेना है वो उसको ले, और वो एक्शन क्या होना चाहिए? कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। तो ये 3 पिलर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के। ना ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है उसके बहुत सारे लोग जो है उसके समर्थक हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो उसको अपोज करते हैं। तो इसमें दो तरीके के डिबेट आते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। एक है सॉलिडरिस्ट और दूसरा है रिस्ट्रिक्शनलिस्ट। तो सॉलिडरिस्ट जो है वो क्या करते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो पूरा प्रिंसिपल है ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो अपना कुछ आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट में क्या है, पहला वो लीगल आर्गुमेंट देते हैं। लीगल आर्गुमेंट जो है वो दो क्लेम्स के ऊपर जो है वो उनका रेस्ट करता है, दो क्लेम्स के बेसिस पे वो इस आर्गुमेंट को रखते हैं। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज दैट द यूएन चार्टर कमिट स्टेट्स टू प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। जो यूएन का जो पूरा चार्टर है वो जो है स्टेट्स को जो है ये कमिट करता है कि वो उनका ह्यूमन राइट, जो उनके मानव अधिकार जो है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। जिसमें कि जो आर्टिकल 1(3) है, 55 है, 56 है, ये सभी जो है वो ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, और ये सब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को हाईलाइट करते हैं। दूसरा जो है उनका क्लेम है वो ये है कि देयर इज़ अ राइट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ जो है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का ये राइट है। दैट मीन्स कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई एक समुदाय के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है, तो उसका ये हक बनता है कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सभी जो है उसको उसके इस अत्याचार को संज्ञान में लेते हुए वो वहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन ले, और उनको उस जो है हिंसा से उनको सुरक्षा प्रदान करें। तो ये जो है राइट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर एक कम्युनिटी का ये राइट है। इसलिए कोई भी अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अगर इस तरह का हिंसा अगर कर रही है, तो उसको जो है प्रोटेक्शन का पूरा पूरा राइट है। तो ये तो हो गया हमारा लीगल आर्गुमेंट। नाउ कमिंग टू द मोरल केस। मोरल केस भी जो है वो दो प्रिंसिपल पे जो है बेस है। पहला जो है वो ये है कि दे आर्ग्यू दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द लॉ सेज, देयर इज अ मोरल ड्यूटी टू इंटरवीन टू प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम जेनोसाइड एंड मास किलिंग। अगर कहीं पे जो है नरसंहार हो रहा है, बड़े पैमाने पे हत्या हो रही है, तो अगर लॉ नहीं भी कहता है, लॉ क्या कह रहा है ये उस बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ मोरल ड्यूटी टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द सिविलियंस। ये जो है आपकी नैतिकता है, ये आपकी जो है ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे जो है इंटरवीन करिए, और वहाँ के जो भी सिविलियंस है जिनके ऊपर जो है ये नरसंहार हो रहा है, जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे हत्या हो रही है, वहाँ पे आप जो है वो उन लोगों को जो भी इस ये अत्याचार जिनके ऊपर भी हो रहा है, आप उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, उन लोगों को सुरक्षा दीजिए। दूसरा ये क्या बोलते हैं, दे आर्ग्यू डेट सोवरेनिटी डिराइव्स फ्रॉम द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, एंड व्हेन अ स्टेट फेल्स इन इट्स ड्यूटी इट लूजेस इट्स सोवरेन राइट। जो पूरे जो सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट है, जो संप्रभुता का जो कंसेप्ट है, वो इस प्रिंसिपल से आता है कि जो स्टेट है, जो भी राज्य है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जनता को जो है सुरक्षा प्रदान कर सके। और अगर वो राज्य अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो भी संप्रभुता के जो भी सिद्धांत है, जो भी उसको राइट्स मिली हुई हैं, वो सभी को वो लूज़ कर देता है। तो उसको अगर संप्रभुता का अपने सिद्धांत का को अगर बचाए रखना है, तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नाउ ये तो हो गया हमारा सोलिडरिस्ट का जो आर्गुमेंट है। इनके काउंटर में आर्गुमेंट देते हैं रिस्ट्रिक्शनलिस्ट। वो क्या कहते हैं, देयर आर मेनी केसेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का अगर हम हिस्ट्री देखें, चाहे वो हम ईरान में देखें, चाहे वो हम इराक में देखें, चाहे हम सीरिया में देखें, चाहे लीबिया में देखें, कहीं पे भी अगर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया गया है, तो उसके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आए हैं। अगर हम जो है अफगानिस्तान का भी अगर हम ले लें,
तो जहाँ-जहाँ पे भी जो है यूएन या यूएस ने जो है इंटरवेंशन अपना किया है, वहाँ-वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है आधा-अधूरा वो छोड़ कर के वहाँ से फिर वो विथड्रॉ करते हैं और वहाँ की जो इंटरनल जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो पूरे की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इस तरीके से जो है बिगड़ जाती है कि फिर वहाँ पे कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चलाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और रिसेंट एग्जांपल हम अब जो है उसको रिजोनेट कर सकते हैं इस पूरे आर्गुमेंट को अफ़गानिस्तान के साथ। तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या आर्गुमेंट देते हैं? पहला वो आर्गुमेंट देते हैं देयर इज़ नो बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल लॉ। वो कहते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वहाँ पे ऐसा कोई बेसिस नहीं है जो कि इस बात को जो है अलाउ करे कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होना चाहिए। क्योंकि हर एक कानून जो है वो सबसे पहले जो है वो मानव अधिकार की रक्षा करने की बात करता है। हर एक कानून जो है वो जो जो भी स्टेट्स हैं वो उनके सोवरेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और ये कहीं से भी ये बात नहीं होती है कि हमें किसी भी स्टेट को जो है ये राइट दे दिया गया है कि वो जो है कहीं पे भी जा कर के इंटरवीन कर सके। तो रिस्ट्रिक्शनिस्ट के जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं वो क्या कहते हैं दैट कॉमन गुड इज बेस्ट presented by maintaining a ban on any use of force not authorized by the United Nations Security Council। इनका ये कहना है कि अगर कॉमन गुड को जो है बचाने की बात किया जाए तो वो बेस्ट जो है कब प्रिजर्व हो सकता है जबकि कोई भी जो है फोर्स का यूज़ सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ना किया जाए। वो ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट असाइड फ्रॉम राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इंश्राइंड इन आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर देयर आर नो अदर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 24। तो इसके पहले हमने जो भी बात की कि इस आर्टिकल में जो है हर एक आर्टिकल जो भी आप यूएन चार्टर के अगर आर्टिकल्स की अगर बात कीजिए तो उसमें जो है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई भी एक स्टेट के की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है पूरे विश्व में किसी भी जगह पे अगर कोई इस तरीके के जो है वायलेशन हो रहा है तो ये जो है उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे जा कर के इंटरवीन करे अदर देन द आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर जो कि ये कहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये जो है पहला हो गया हमारा आर्गुमेंट दैट देयर इज नो बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद दूसरा जो है वो है कि स्टेट्स डू नॉट इंटरवीन फॉर प्राइमरी ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। और ये जो है बहुत सारे जितने एग्जांपल्स ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के हुए हैं उससे ये जो है प्रूफ होता है दैट कोई भी स्टेट जो है वो कभी भी ह्यूमैनिटेरियन रीजन को ध्यान में रख करके इंटरवीन नहीं करता है। तो states always have mixed motive for intervening and they are rarely prepared to sacrifice their own soldiers overseas unless they have self-interested reason to do so। अगर हम रियलिज्म की भी बात करें तो अगर रियलिस्ट प्रिंसिपल की भी बात करें तो वो भी यही बात कहता है दैट जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज इम्प्रूडेंट बिकॉज इट डज नॉट सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि जब हमने रियलिज्म का आपको प्रिंसिपल बताया था तो उसमें हमने बताया था कि वो जो है 3S पे काम करता है स्टेटिज्म सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। तो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट में अगर इंटरवीन कर रहा है और वहाँ पे उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी नहीं है तो वो क्या कर रहा है वो उससे जो है वो गलती कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम रियलिस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो भी जो है इस चीज़ को जो है हमें सपोर्ट करता है दैट स्टेट्स डू नॉट इंटरवीन फॉर प्राइमरली ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। तीसरा जो आर्गुमेंट है वो ये है दैट स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू रिस्क द लाइफ ऑफ देयर सोल्जर्स टू सेव स्ट्रेंजर्स। अगर हम रियलिस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहते हैं कि अगर कोई स्टेट अगर अपनी सोल्जर्स के लाइफ को अगर रिस्क में डालता है किसी अनजान लोगों की लाइफ को जो है सेव करने के लिए तो ये जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो अगर हम भीखू पारेख का भी इसमें एक आर्गुमेंट है एंड ही सेज दैट द citizens are the exclusive responsibility of their state and their state is entirely their own business। तो ये जो स्टेट्स हैं वो जो है ये उनका अपना बिजनेस है कि वो अपने सिटीजन्स को जो है वो कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और कैसे नहीं। और ये कहीं से भी जो है किसी दूसरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो दूसरे स्टेट को जो है वो कभी भी अपने सोल्जर्स की लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए किसी भी स्ट्रेंजर की लाइफ को जो है वो बचाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी वो यही बात करते हैं अगर उन्होंने जो है
सीरिया से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ किया या फिर अफ़गानिस्तान से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो है वो इसी आर्गुमेंट उसका वो यही देते हैं कि हम जो है पहले अपने सोल्जर्स की लाइफ़ को अमेरिका फ़र्स्ट का जो उनका पूरा कंसेप्ट है, वो यही है कि पहले वो जो है अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बाद में वो जो है किसी और की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। चौथा जो है वो है इट इज़ अ टूल फॉर पावरफुल स्टेट्स। तो अगर हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें हम यही देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो एक तरीके से जो है मुखौटा प्रदान करता है पावरफुल स्टेट्स को कि वो जो है अपना जो उनका जो हिडन जो भी उनके एम है उसको पूरा करने का, क्योंकि वो जो है मास्क लगाते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, लेकिन वो जो है उनका जो एम है वो क्या है, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये जो है टूल है पावरफुल स्टेट्स का, जो भी वीक स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है कब्जा करने का, उनको वहाँ पे अपना पपेट गवर्नमेंट सेट करने का और उनको जो है अपने हिसाब से चलाने का। इसका जो है बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम सीरिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ रिस्पॉन्स। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो अगर इंटरवीन करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो आपको जो है जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे जो है इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन अगर हम जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, तो जो भी इस तरीके के इंटरवेंशन हुए हैं दे हैव ऑलवेज बीन सेलेक्टिव इन नेचर। तो जहाँ पे लगेगा कि वहाँ पे जो है रिसोर्सेज हैं या वहाँ के टेरिटरी को हमें गेन करना चाहिए, या फिर जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है इस कंट्री में जो है इंटरवीन करने का, या वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए जो है वो हमेशा जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुआ है, ना कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि जो श्रीलंका में अगर हम देखें कि वहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ, वो जो है कितने सालों तक होते रह गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, इराक की, सीरिया की, तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो तुरंत हो गया। अगर हम अफ़गानिस्तान की ही बात करें तो वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स थी, ना कि ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना। नेक्स्ट जो है वो है डिसएग्रीमेंट अबाउट द मोरल प्रिंसिपल। नाउ मोरल प्रिंसिपल है क्या? इस चीज़ को लेकर के जो है बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है। वहाँ पे कोई भी एक कंसेंसस, एक सहमति नहीं है कि कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को जो है वो जस्टिफाई करते हैं। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंसस ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स शुड गवर्न अ राइट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। The most powerful states would be free to impose their own culturally determined moral values on weaker members of international society. तो इसमें जो है एशियन वैल्यूज़, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको जो है एशियन वैल्यूज़ का पूरा जो कंसेप्ट बताया था, वो भी जो है इस चीज़ को रिजोनेट करता है कि अपने वैल्यूज़ को थोपने का भी काम जो है थ्रू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया जाता है। तो मोरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो वेस्टर्न वैल्यू के हिसाब से कुछ और हो सकता है, और वो एशियन वैल्यू के हिसाब से कुछ और हो सकता है, वो अफ्रीकन वैल्यू के हिसाब से कुछ और हो सकता है। सो देयर कांट बी एनी यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। इसलिए यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल के हिसाब से इंटरवीन करना और उसको नाम देना ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, ये कहीं से भी जो है वो सही नहीं है, ये कहीं से भी ये यूनिवर्सल इन नेचर नहीं हो सकता है। और उसके बाद का जो इनका आर्गुमेंट है वो है दैट इंटरवेंशन डज नॉट वर्क। तो जैसा कि हमने बताया, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, अफ़गानिस्तान, ये सारी जगह पे अगर हम देखें तो इंटरवेंशन जो है वो काम नहीं किया है। तो अगर ये देखा जाए कि इंटरवेंशन के बेसिस पे जो है कहीं पे ह्यूमन राइट सिक्योर हो जा रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जा रही है, वहाँ पे जो है गुड गवर्नेंस आ जा रहा है, तो इस तरीके के हमको जो है एग्जाम्पल्स देखने को वर्ल्ड में नहीं मिले हैं। दैट मीन्स कि अभी तक जो है ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल रहा है, वो जो है वो फेल्योर साबित हुआ है। वो कहीं से भी जो है उसका एग्जाम्पल हमको सक्सेसफुल नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए ये कहना कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी विश्व के किसी कोने में अगर कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो इंटरवीन करे, वहाँ के ह्यूमन राइट सिक्योर करे, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये जो है काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि इंटरवेंशन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये पूरा प्रिंसिपल जो है वो सही नहीं जा रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। सो दीज आर द आर्गुमेंट्स गिवन बाय द रिस्ट्रिक्शनिस्ट एंड देयर केस अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। नाउ कमिंग टू द नॉम चॉम्स्की। और नॉम चॉम्स्की का जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में एक रिमार्क दिया था दैट ऑलमोस्ट एवरी एग्रेसिव एक्ट बाय एनी ग्रेट पावर इज जस्टिफाइड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स।
ये जो इनका रिमार्क है ये अपने आप में जो है पूरे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है, उसको उसका जो इंटेंशन है ये उसको जो है काफ़ी अच्छे से ये बयाँ करता है कि कोई भी अग्रेसिव एक्ट किसी भी ग्रेट पावर के द्वारा जो है वो हमेशा जस्टिफिकेशन कैसे पा लेता है ग्राउंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। उनका क्या कहना है दैट देयर इज़ क्विक रिसॉर्ट टू मिलिट्री फोर्स विदाउट रिलाइंग ऑन फोर्स इटसेल्फ एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट। तो सबसे पहले जो आप जो है स्विच करते हैं वो करते हैं आप मिलिट्री फोर्स की तरफ, बजाय इसके कि आप उस स्टेट को जो है मोरली फोर्स करिए कि वो अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को खुद सिक्योर करे। दूसरा ये कहते हैं दैट देयर इज ऑलवेज एन अल्टीरियर मोटिव दैट प्रीडिपोजेस अ स्टेट्स डिसीजन टू इंटरवीन। जो कि हमने जो है रिस्ट्रिक्शंस का जो आर्गुमेंट था उसमें भी हमने ये चीज़ देखा। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि मेनी अ टाइम्स द इंटरवेंशन इटसेल्फ इज़ यूनिलेटरल एंड अनऑथोराइज्ड। तो हमने जो है देखा कि बहुत सारे टाइम में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो जो है बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के वो जो है यूनिलेटरल डिसीजन ले लेता है इंटरवीन करने का। और वो अपने हिसाब से जो है वो जहाँ पे उसका मर्जी होगा वो वहाँ पे इंटरवीन करता है। तो ये सारे केसेस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है अपना पर्सनल मोटिव जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ये कि हम जो है ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करें, या फिर जो इंटरवेंशन हम जो कर रहे हैं कोई भी एक स्टेट कर रहा है उसका जो ग्राउंड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ना होकर के वो हमेशा ही अपना कोर नेशनल इंटरेस्ट रहा है। तो ये जो है हमारा पूरा प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। और जो आपको सिलेबस में है वो यही है कि सॉलिडरिस्ट और रिस्ट्रिक्शनिस्ट इनके आर्गुमेंट क्या है वो पढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पढ़ना है। तो वो चीज़ जो है मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।